प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के साथ पेशावर से मैं हूँ अबू बकर सिद्दीक। नाज़रीन, आज आपको जुर्म की एक ऐसी दास्तान बताएंगे जिसमें अपने लख्त जिगर ने अपने ही घर के कफ़ील, अपने ही वालिद का बेईमाना कत्ल किया है। गुज़िश्ता दिनों थाना इनकलाब की हुदूद से खबर आई कि फायरिंग का वाक़या पेश आया है जिसमें सीनियर एडवोकेट का कत्ल हुआ है। और इनिशियली जब इस मकतूल का बेटा थाने गया तो उसने ये बताया कि दो निकाबपोश मुलजिमान जो है, जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे, वो आए और हमारी गाड़ी पर फायरिंग की और मेरे वालिद को जो है कत्ल किया गया है। लेकिन जब बाद में पता चला तो इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें ये बात सामने आई है कि मकतूल को अपने ही बेटे ने कत्ल किया, यानी उसी बंदे ने कत्ल किया जो कि थाने में रिपोर्ट दर्ज करने गया था। इस वाक़े की मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, क्यों इस बेटे ने अपने वालिद का कत्ल किया, क्या वो अब सलाहों के पीछे है या नहीं, ये तमाम तर डिटेल्स जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो लेंगे और उसके बाद हम उस इलाके में जाएंगे और वहाँ के लोगों से भी जो है इस हवाले से बात करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। आज ही वकील कत्ल केस के हवाले से जो है सबसे पहले हम पुलिस का मौक़िफ़ जानेंगे और उनसे डिटेल्स का पता लगाएंगे कि वाक़या कैसे पेश आया था, कैसे मुलजिम को ट्रेस किया गया। इस वक्त मैं पुलिस स्टेशन इनकलाब में मौजूद और यहाँ पर इस थाने के SHO इरशाद उमर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। SHO साहब, कार्रवाई आपने की है, मुलजिम को कानून के शिकंजे में लेके आए हैं, लेकिन ये वाक़या हुआ कैसे, किस तरह एक नौजवान बेटा जो है वो अपने वालिद को कत्ल करता है, इसका क्या बैकग्राउंड है, तफसील बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 27 तारीख़ को तकरीबन पौने 12 बजे मुझे इत्तला हुई कि भाई यहाँ पर एक वकील साहब हैं, वो कत्ल हुए हैं। तो फ़ौरन हम मौके पे आए, मौके पे देखा हमने तो वकील साहब को जो डेड बॉडी थी उनको तो वो शिफ्ट कर चुके थे हॉस्पिटल। हमने उस मौके के जो है मुलाहिज़ा किए तो लाइन ऑफ फायर जो है वो हम तलाश कर रहे थे। जब हमने इसका डिटेल से मुआयना किया तो हमें पता चला कि भाई जो फायरिंग है ये अंदर से हुई है, गाड़ी के अंदर बैठे हुए बंदे ने कोई फायर किया है, बाहर से नहीं हुआ। जब हमने इसमें जो कंप्लेनेंट था उससे जब हमने इसका मौक़िफ़ लिया तो उसने ये प्ली ली है उसमें कि ये दो बंदे आए हैं मोटरसाइकिल पे और उन्होंने फायरिंग की। तो जो लाइन ऑफ फायर था वहाँ से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये बाहर से फायरिंग नहीं हुई बल्कि अंदर से फायरिंग हुई है। तो हमारा वहाँ से शक पैदा हुआ। फिर हमने इस डिटेल उनसे ली कि भाई इस गाड़ी में कौन कौन मौजूद थे। तो इसने बताया कि भाई इसमें मैं मौजूद था, पीछे सीट मैं बैठा था और दो छोटे बच्चे जो हैं, जो इनके छोटे भाई थे इस लड़के के, वो अगली सीट पे बैठे हुए थे अपने वालिद साहब के साथ। तो इस तरह ये हमने ट्रेस किया। अच्छा, वाक़या जो हुआ है तो जो मकतूल है, इसका जो बेटा है जिसने इसको कत्ल किया, कातिल, क्या ये दोनों एक ही गाड़ी में सवार थे जाए वक़वा के दिन, और दीगर कोई लोग भी इस गाड़ी में सवार थे, क्या डिटेल है? जी बिल्कुल, ये एक ही गाड़ी में सवार थे। ये गए हुए थे शादी पे, ये हैदराबाद टूल प्लाज़ा है, वहाँ पे शादी पे गए हुए थे। और वहाँ से जब ये वापस आ रहे थे तो जैसे ये घर के करीब बिल्कुल पहुँचे, गेट के करीब, और इसके वालिद ने ये गाड़ी जो है ये न्यूट्रल की है गाड़ी को अंदर दाखिल करने के लिए घर में, और हॉर्न दिया है। तो इस दौरान ये फ़ायर किया इस लड़के ने। और जब ये फ़ायर हुआ है तो उसके बाद ये घबरा के बाहर निकला है, तो बाहर भी 2 फायर किए इसने, हवाई फायरिंग की है। ये डिटेल थी। अच्छा, वजह क्या है, बुनियादी वजह क्या है, किस वजह से ये इतना बड़ा वाक़या हुआ है, क्या डिटेल में क्या पता चला है? मुलजिम ने इन्वेस्टिगेशन में क्या बात बताई है? इसमें ये जो मुलजिम था इसने ये बताया कि मेरे वालिद साहब जो थे, जो फौत हो गए वकील साहब, ये सख्ती करते थे बहुत ज़्यादा। मेरी वालिदा के साथ भी, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा सख्ती करते थे। अक्सर औक़ात मारपीट और घरेलू झगड़े वगैरह, ये उसने बताया। जहाँ तक हमारा अंदाज़ा, ये ठीक है, ये भी एक फ़ैक्टर होगा, लेकिन इसमें ये भी था कि ये लड़का जो था इस पर काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ थी। हर वालिद का चाहता है कि भैया उसके बच्चे जो हैं वो अच्छे माहौल में पढ़े बने और गलत कामों से बचे रहें। तो इस पे पाबंदियाँ थी, तो मेरे ख़्याल में शायद एक ये फैक्टर भी था कि इस पे पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा थी, ज़रूरत से ज़्यादा थी, इस वजह से इसने ये इंतहाई कदम उठाया। अच्छा, क्या ये जो मकतूल है तो क्या इसके नक्ल व हरकत ठीक नहीं थे, वालिद इसको मना करता था, या ये कोई एडिक्ट था, किसी भी किस्म के नशे में मुब्तला था, क्या था? और जब ये वाक़या हुआ है, जिस दिन ये वाक़या, तो ये इसी दिन का ये सारा प्लान था कि नहीं, इससे पहले कोई प्लान किया हुआ था बाज़ाब्ता, और क्या इससे पहले भी इसने इस तरह के अटैम्प्ट्स किए? नहीं, ये ड्रग एडिक्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। ये तो 9th क्लास का स्टूडेंट है, छोटा बच्चा था, तकरीबन 16-17 साल उम्र है इसकी। और इसके अलावा ये प्लान इसने हो सकता है क्योंकि इसने जो गन है, जो पिस्टल है, इसने बताया, जो बाद में हमने वेरीफाई भी की, इसने कारखानों मार्केट में वहाँ से एक दुकानदार से ली थी।
और वकूए से पहले इसने ये मुझे बताया कि ये पिस्टल जो है ये मैंने गाड़ी में रखी थी लोड करके उसको मैंने गाड़ी की सीट के नीचे रखा था। तो जब हम गए हैं उधर तो शादी के बाद तो इस दिन मेरा प्लान बना था कि भाई मैंने आज ये काम करना है, तो वापसी पे फिर मैंने ये इस तरह का कदम उठाया। अच्छा, जब ये वाक़या हुए तो उसके बाद क्या ये जो कातिल है, इसका बेटा है मकतूल का, तो क्या ये ख़ुद रिपोर्ट दर्ज कराने आया था? और तब इनिशियली उसने क्या बात बताई थी आपको? क्या कोई ऐसे शातिर अंदाज में आपको बोला था कि किसी और ने वालिद का कत्ल किया? क्या था जब इनिशियली ये वाक़या हुआ? हाँ जी, ये इसने थोड़ी चालाकी की थी, लेकिन चूँकि समझ इसकी कम थी लिहाजा ये पकड़ा गया। ये इस तरह हुआ कि जब इसने ये वक़ूआ हुआ है तो ये अपने वालिद को लेके हॉस्पिटल गया अपने दीगर रिश्तेदारों के साथ और पड़ोसियों के साथ। तो वहाँ पर हम इसके पीछे गए कि भाई आप कंप्लेंट दाखिल करवाएं, लेकिन ये वहाँ से निकल गया तो हमें वहाँ पे भी थोड़ा शक हो गया था। लेकिन फिर हमने इसको इत्तला दी और राबिता की इसको बुलाया, तो उधर जब दोबारा आए हॉस्पिटल में तो फिर इसने ये कंप्लेंट दी थी कि भाई ये 2 मोटरसाइकिल सवार आए हैं जिन्होंने मुंह ढके हुए थे और उन्होंने फायरिंग की मेरे वालिद साहब पे और वो फौत हो गए। जी, जिस जगह से इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ ये इलाका रहमानाबाद का गावला है और इसी जगह पर जो है ये फायरिंग का वाक़या पेश आया था। इसी जगह पर जो है गाड़ी जब पहुँची है तो इस मकतूल ने अपने वालिद को फायरिंग से छलनी कर दिया, जिससे उसकी मौत वाक़ हुई। हमारे साथ इस वक्त एक नाकिब शाह जो कि इस जगह वक़्फ़े पर फौरी वो पहुँचे थे और उन्होंने सारा कुछ जो वाक़या था वारदात पे यही सबसे पहले पहुँचे थे। जब आप यहाँ पे पहुँचे तो क्या सिचुएशन थी तब और डिटेल्स क्या है? यहाँ पे पहुँचा तो जो मकतूल था उसको अस्पताल ले गए थे इसके रिश्तेदार। वो उसका बेटा भी उस वक्त मौजूद नहीं था, वो साथ लेके गया था। ताहम मौका मुलाहिज़ा हमने की, उस वक्त हमें शकूक पैदा हुए। मौका मुलाहिज़ा के दौरान एक खोल पिस्टल वो गाड़ी के अंदर से बरामद हुए। 2 खोल बाहर भी थे, लेकिन एक पिस्टल वो गाड़ी के अंदर थे। जब मैं दोबारा अस्पताल पहुंच गया, वहाँ बेटे से रिपोर्ट ली तो मौका मुलाहिज़ा और बेटे के रिपोर्ट में तज़ाद पाया गया, इसीलिए। अच्छा, ये गाड़ी जो है तो ये घर जा रही थी या फिर घर से जो है वो रोड की तरफ जा रही थी? क्या ये तकरीबन 11 बजे का टाइम था रात के वक्त और ये घर जा रही थी। ये उस तरफ से रोड से टर्न करके जब यहाँ पहुंची तो यहाँ पे उसके सर पे पीछे से फायर हुई थी। अच्छा, ये मौका अगर आप देखें तो वो रोड के साइड से जो है ये बाप बेटे जो है ये उस तरफ से जो है अपने घर की तरफ आ रहे थे। अगर मेरा कैमरामैन तारिक अली आपको दिखाए तो ये बेसिकली उनका घर है और वो इसी मकाम पे यहीं पर अपने घर जा रहे थे और इसी पॉइंट पे जो है जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, इसी पॉइंट पे ये फायरिंग हुई और उसके बाद जो पुलिस की नफरी जो है वो मौके पर पहुँच गई और अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी। हम यहाँ के लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और इनके रिलेटिव जो है उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि बात करें और उनसे भी इस वाक़े के हवाले से डिटेल्स लें। इस मकतूल की एक बेटी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बेटा, ये बताइए कि क्या जब ये वाक़या आपके पापा को जो है आपके भाई ने कत्ल किया है तो क्या इनकी लड़ाई झगड़े होते थे, क्या होता था? कुछ नहीं। कैसे आपके भाई ने जो है ये कत्ल किया, इतने बड़ा वारदात किस तरह किया है? मेरे भाई ने कत्ल नहीं किया है। आप समझते हो कि आपके भाई ने नहीं किया है वारदात? नहीं। किसने किया है? हमें पता नहीं है। कैसे हुआ ये वाक़या? क्या कोई लड़ाई झगड़े इनके नहीं होते थे? और ये फायरिंग का जो वाक़या पुलिस बता रही है कि आपके भाई ने कत्ल किया, क्या कहती है इसमें? हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। अच्छा, क्या आपके बाबा जो है पाबंदी लगाते थे, कोई रोक टोक करते थे? क्या कोई रोक टोक करते थे आपके भाई, आपके बाबा जो है इस भाई पे कोई रोक टोक करते थे? हाँ, सबक के बारे में करते थे। पढ़ाई के हवाले से? यस। क्या कहते थे उनको? उसे कहते थे कि सबक सही से पढ़ा करें और फजूल नहीं घूमा करें। तो क्या ये फजूल घूमते थे आपके भाई? नहीं, बस दोस्तों के साथ खाने खाने के लिए इस होटल में जाते थे और अच्छा, तो क्या इसी बात पे जो है आपके बाबा उनको डांटते थे कि दोस्तों के साथ जाते हो, ये करते हो, वो करते हो? क्या इस बात पे वो डांटते थे? हाँ, यस। अच्छा, तो जिस दिन वाक़या हुआ है क्या उस दिन कुछ इस तरह का हुआ था? नो।
अच्छा जी, इनकी जो बहन है वो ये बता रही कि मेरे भाई का कोई कसूर नहीं है और मेरे भाई ने जो है ये कत्ल नहीं किया। ताहम पुलिस जो है वो यही बता रही कि तमाम एविडेंस जो कि हमें मिली है और इवन मुलजिम ने जो है ख़ुद भी एतराफ़ जुर्म जो है वो कर लिया है और उनका ये बताना है कि इस वारदात में जो है उनके बेटे ही मुलविस है। जी, मेरे पस मंज़र में बाइक जो है आप देख सकते हैं, ये तकरीबन पुलिस के मुताबिक 10 लाख रुपए मालियत की एक बाइक है और ये जो है इस मकतूल ने अपने बेटे के लिए लिया था, जिससे ज़ाहिर हो रहा है कि हर ख्वाहिश जो है वो इस बेटे की जो है पूरी की जाती थी अपने वालिद की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का वाक़या होना जो है तो ये काफ़ी एक हैरान कुन और अफसोसनाक है। हमारे साथ मुताल्लिका चौकी के इंचार्ज मौजूद है परवेज़। ये बताएं, यकीनन आपको ज़्यादा आइडिया होगा इस वाक़े के हवाले से। ये बाइक आप पस मंज़र में देख सकते हैं, ये जो है क्या ये वाकई उस मुलजिम की बाइक है और क्या कहेंगे इस वाक़े पर? बिल्कुल जी, ये वही मुलजिम की गाड़ी है, बाइक है। ये जिस दिन वो उसका वालिद साहब फौत हो गया था उसी दिन एक लड़का था उस मुलजिम का, वो जो है ना दोस्त है, वो ले जा रहा था तो हमारा पुलिस नफरी DSP साहब SHO साहब तो उसने इधर खड़ी करके कि जब तक हम नहीं बोलेंगे, इसको भी बोला है ये पंप वालों को कि हमारे अलावा इसको किसी को नहीं देना है, ये मुलजिम की है। अच्छा, आपने तो ज़्यादा इस केस को स्टडी किया होगा, क्या वाकई ये रोक टोक की वजह से ये वाक़या पेश आया है? बिल्कुल जी, इतनी कोई सीरियस बात नहीं थी। हमने वो मुलजिम से भी पूछे, इस तरह नहीं था, वो उसका बाप भी इस तरह नहीं था कि जिस तरह वो कह रहा था। मामूली बातों पर वो गुस्सा होता था, तो ख़ास कर तालीम पे वो ज़्यादा फोकस देता था, वो उसका वालिद साहब जो था, तो इसी वजह से उसने फायर करके कत्ल किया है। जी, हमने इस इलाके के लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी यहाँ पर जो है इस वाक़े पर बात नहीं करना चाहता, जबकि हमने जो मकतूल की अहलिया है उनसे भी हमने बात की कोशिश की, लेकिन कोई जो है इस वाक़े पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। ताहम पुलिस का जो मौक़िफ़ था या इस मकतूल की जो बेटी थी उनकी बातें आपने सुनी इस केस के हवाले से, और यकीनन पुलिस की जानिब से जो है मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया है और मुलजिम जो है वो इस वक्त सेंट्रल जेल में जो है वो मौजूद है। मैं हूं अब्दुल रज़ाक मेमन। आज हम अब रिपोर्ट कर रहे हैं मटियारी ज़िले से, जहां महकमा रेवेन्यू के अफसरान की जानिब से शहरियों से भत्ता रिश्वत तलब की जाती है, जिस पर शहरियों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये शिकायत तो मुतअद्दिद बार मौसूल हुई है तहरीरी तौर पर अफसरान को, मगर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक तपेदार महकमा रेवेन्यू सिंध का एक शहरी से घर के कागजात बनाने के नाम पर रिश्वत तलब कर रहा है। आप देख सकते हैं ये फुटेज है जिसमें वाज़े तौर पर एक शहरी से हज़ारों रुपए रिश्वत ली जा रही है। ये वो तपेदार है गुलाम नबी खास के लिए, जो मुख्तियार कार मटियारी का जो तपेदार है, ये खैबर पर यहाँ पर तैनात है और ये एक शहरी है जो इसके पास दस्तावेज़ात बनाने आया था, घर के सेल सर्टिफिकेट और घर के दस्तावेज़ात, जिस पर इसने उनसे 30,000 रुपये से ज़ायद रिश्वत तलब की है। अगर वीडियो में आप सुन सकते हैं तो वीडियो में ये भी कहा जा रहा है कि मज़ीद और रकम दी जाए, जिस पर शहरी जो है उनको ये कह रहा है कि आप मेरा काम करें और मैं आपको जो है मज़ीद रिश्वत दूंगा। मगर मैं आपको बताऊं कि शहरी की जो शिकायत है और जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है, उस पर डिप्टी कमिश्नर मटियारी यूसुफ शेख ने फौरी तौर पर एक्शन लिया है और इस तपेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और उसके खिलाफ जो है 5 रुकनी इंक्वायरी टीम जो है तश्कील दी गई है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने ये हिदायत की है कि 5 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो इंक्वायरी मुकम्मल करके वो रिपोर्ट पेश की जाए, ताकि इसके खिलाफ मज़ीद जो है महकमा एंटी करप्शन को लिखा जाए। डिप्टी कमिश्नर मटियारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उससे बात करेंगे। हम इस वक्त डिप्टी कमिश्नर मटियारी में आप देख सकते हैं कि पहुंच गए हैं। ये वो दफ्तर है मेरे अकब में और अभी हम उसके दफ्तर में जा रहे हैं, हम उससे बात करेंगे क्योंकि डिप्टी कमिश्नर मटियारी का ही ये वो तपेदार है। वो देखते हैं इस हवाले से क्या कहता है।
महकमा रेवेन्यू के तपेदार की सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, रिश्वत ले रहा था, इसको आप किस तरह देखते हैं और क्या आपने कोई कानूनी एक्शन लिया इस पर? सबसे पहले तो जो भी ये अमल था बिल्कुल ही जो है एंटी करप्शन और इसके लॉस के मुताबिक जो है बिल्कुल गलत था। लेकिन चूँकि एक वीडियो थी, जैसे ही फ़ौरन हमारे सामने आई तो सबसे पहले जो कानूनी कार्रवाई हमें जो लगी वो थी इसके सस्पेंशन के आर्डर्स जो हमने फौरी तौर पे इशू कर दिए। ये जिसने जो है जिस तपेदार ने ये रिश्वत ली है या जो भी अमल सामने आया वीडियो की सूरत में उस पर वो सस्पेंड हुआ। देन दूसरा उसी के अंदर ही जो है हमने एक कमेटी बिठा दी है जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1, असिस्टेंट कमिश्नर जो मुतलका है मटियारी वो और असिस्टेंट कमिश्नर हाला, 3 ऑफिसर्स की ये कमेटी है जिसमें उनको हमने TOR में लिखा है कि एक तो प्रोब करें कि ये है क्या, सारी चीज़ का एक जो है वो जायज़ा भी लेंगे। वीडियोस जो हैं उनके पास पड़ी हुई हैं एज ए रिकॉर्ड के तौर पे, और इंशाल्लाह ताला जो भी उनकी रिकमेंडेशन होगी, जो मुतलका एजेंसी के लिए रिकमेंडेशन होगी एंटी करप्शन के लिए और उसके लिए जो END रूल्स के मुताबिक, इस्टेब्लिशमेंट के रूल्स के मुताबिक जो भी उसको सज़ा जो है वो तजवीज़ करेगी हमारी कमेटी, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सेक्रेटरी साहब के पास जो है वो भेजी जाएगी। क्या आप समझते हैं कि ये रिश्वत लेना भी एक बड़ा जुर्म है जिसकी सज़ा होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा जुर्म यही है कि आप कॉमन पब्लिक को तंग करें। ये तंग करने के बहुत ज़िम्मे में आता है। हम जब लिखते हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक तो हमें यही पता, मतलब ये हम जो है ख़ुद एक सेंसिटिवली डील करते हैं कि पब्लिक की दिल आज़ारी ना हो, पब्लिक को जिसमें हिंड्रेंसेस ना आए, काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से हो जाए। उसमें ये जो चीज़ है ये एक तो पब्लिक के तंग करने की बात है और उसको जो काम है जो लीगली होना चाहिए उसमें भी एक हिंड्रेंस है। इस वक्त हम महकमा रेवेन्यू के ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पर भी कुछ लोग अपने घर के कागजात और दीगर काम के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उससे भी बात करेंगे, उससे भी पूछेंगे। भाई ने बताएंगे आप यहाँ पर क्यों आए? तीसरा दिन में यहाँ पे अपने घर के दाखिला के लिए आ रहा हूँ। यहाँ पे कोई बंदा मिल नहीं रहा। ये बोल रहे हैं बाहर जाओ, बाहर बात करो, बाहर बात करो। बाहर से इनके एजेंट बैठे हुए हैं, वो पैसे डबल मांगते हैं। ये ऑफिस में कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या नाम है आपका? सैयद अली का शान नाम है। किस लिए आप आए यहाँ पर ऑफिस में रेवेन्यू? हमारी ज़मीन है, अब्बू की डेथ हो गई है तो उसका जो फोती खाता बनवाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। 2-4 चक्कर मैंने किए हैं मगर काम नहीं हो रहा अभी तक। क्यों नहीं हो रहा? वजह क्या, क्या मसला क्या वजह बस इसे जो नीचे अफरान इनके वो बोल रहे हैं पैसे दो। अब पैसे भी कहाँ से दूँ मैं? कितने पैसे मांगते हैं आपसे काम करने? पैसे बहुत मांगते हैं, बस हज़ारों लाखों की तादाद। अच्छा जी। तो फिर आप क्या मुतालबा करेंगे? मैं मुतालबा करूँगा कि आप इन पे एक्शन लें और हमारा काम जल्द से जल्द करवा दें। क्या करते हैं वैसे आप? पढ़ते हैं? क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ प्री मेडिकल। कितनी ज़मीन है आपकी? 15-16 एकड़ है उनके। आपके अबू का इंतकाल हो गया? जी जी। अभी आप ऑफिसों में दफातर में चक्कर काट रहे हैं? जी जी। लेकिन आपका काम नहीं? मेरा काम नहीं हो रहा भाई। ये मसला है, 2 भाइयों की मिल्कियत है। इधर ऑफिसरों ने ये सारी मिल्कियत एक भाई को दे दी है। सारे ऑफिसर मिलकर एक भाई को ये सारी मिल्कियत दे दी है। ये दूसरा भाई है, उसकी औलाद है, वो गरीब बेचारे दर दर ठोकरे खा रहे हैं, उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही है। ये एक भाई को दे दिया है सारी। तो आप आए हैं मुख्तार कार साहब रेवेन्यू से मिले? जी जी, रेवेन्यू से मिले हैं। उसने बोला ठीक है देखता हूँ भाई, चेक करता हूँ। कभी आपको ये काम के सिलसिले में भी परेशान तो नहीं कर रहे हैं या परेशान? भाई बहुत परेशान किया है, 2 जगह पे फैसला किया है। एक कोर्ट में गया हूँ, दूसरी कोर्ट में गया हूँ, पर कोई अपील नहीं चल रही है। ये एक भाई को मिलकर दे दिए। अदालती हुक्म के बावजूद भी नहीं हो रहा है? नहीं, अदालती हुक्म अभी चल रहा है। उधर कोर्ट में उन्होंने नोटिस अभी दिया है, मैं लेके आया हूँ इधर, पर कोई रिसीव नहीं कर रहा है इसकी। कितने भाई हैं जिनकी ये मिल्कियत? ये 2 बहनें हैं। 2 बहनें? जी हाँ, उसकी 2 औलाद हैं, 2 बहनें हैं, उनकी मिल्कियत का मसला नहीं मिल रहा। कितनी ज़मीन? 2 एकड़ 33 गुंथे हैं। 2 एकड़ जी। क्या आपसे कभी काम के हवाले से कोई पैसे वगैरह मांगते हैं? नहीं, इसने अभी एक रिचार्ज मोकली है उधर पे। इसने बोला है 1.5 लाख का खर्चा हुआ है मेरा, वो मेरे को दे दो तो मैं ज़मीन को छोड़ देता हूँ। अच्छा, ये आपसे 1.5 लाख? जी, 1.5 लाख रुपया ये इम्तियाज़ हमारे से मांग रहा है। तो ये मेरे को मिल्कियत दे दो, मैं 1.5 लाख मेरे को दे दो, ये मिल्कियत को मैं आपको क्लियर करके देता हूँ। हाँ।
महकमा रेवेन्यू के तपेदार गुलाम नबी खासकेली की वीडियो वायरल होने के बाद इंतजामिया ने उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया है और इंक्वायरी तश्कील दी है, मगर रिश्वत देने वाले शहरी ने यह मुतालबा किया है कि बाला हकाम, वज़ीर आला सिंध और महकमा रेवेन्यू के जो अफसरान हैं वो इस मामले का सख्ती से नोटिस लें। जबकि हमने जो शहरियों से बात की है उन्होंने भी ये मुतालबा किया है कि महकमा रेवेन्यू ज़िला मटियारी के शहर हाला, न्यू सईदाबाद, बिरशा मटियारी में उनके साथ भारी रिश्वत ली जाती है। सेल सर्टिफिकेट हो या घर के दाखिलात और उसके अलावा जो दस्तावेज़ाती काम होते हैं, ज़मीन हो गए, उनकी मद में अफसरान इनसे भारी रिश्वत तलब करते हैं, यहाँ तक कि इनको कई कई माह अजियत का सामना करना पड़ता है। इसलिए शहरियों ने भी ये मुतालबा किया है कि इस मामले का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और ज़िला मटियारी में महकमा रेवेन्यू के ऑफिसों में बढ़ती हुई इस करप्शन के खात्मे के लिए बाला हकाम फौरी तौर पर एक्शन ले। जी, आज हम बात करेंगे एक सफ़ाक कातिल की जिसने अपने चचा के पूरे ख़ानदान को मिटा डाला और बेदर्दी से उन्हें तेज़ धार आले से कत्ल कर दिया, जिसमें 70 साला उसकी दादी, 35 साला चची और 2 उसके मासूम कज़न थे जिन्हें बेदर्दी से नशावर शे देकर कत्ल कर दिया। मामला क्या था? सिर्फ़ और सिर्फ मामूली से दुकान के विरासती प्लाट में हिस्सेदारी का। इस अफसोसनाक वाक़े पर यहाँ पर मौजूद हैं हमारे उनके जो करीबी रिश्तेदार जिसका ख़ानदान उजड़ गया, यानी कि कातिल का चचा जिसके पूरे ख़ानदान को मिटा डाला। हम उनसे पूछते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया और किस तरह हुआ है ये। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीम यार ख़ान के नवाही इलाके में, जहाँ एक ही ख़ानदान के 4 अफराद को उसके करीबी अजीज़ ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। जिस ख़ानदान पर ये के सरबराह पर ये सब गुजरी है वो हमारे साथ मौजूद है अमानुल्लाह। हम उनसे पूछते हैं कि ये किस तरह, बताइएगा कितनी दुकान थी, कितने मरले की दुकान थी और आपका जो अजीज़ है वो क्या लगता था और उसको जो है ये बताइए कितना हिस्सा आना था उससे? डेढ़ मल्ला सी दुकान, ਉਹਦੀ वजह तो उन्हें आके मेरे बच्चों को कत्ल करता। मेरी अम्मी नू, मेरी बीवी नू, मेरे 2 बच्चों नू, ਇਹਦੇ ਨਾਲ जड़ा वा एक मेरा भरा सैफला वा, एक ओदी भाभी तंजीला वा, उन्हें ये सारा काम कराया। एक ओदा भरा सुपैर कमजा वा, उन्होंने नाल रल के मेरा काम किया। मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरे 2 प्यारे बच्चे उन्होंने ला लाया। मैनू मरियम नवाज तक करके मेरे बच्चे वापस ला दवे, मेरी अम्मी मैनू वापस ला दवे, मेरी बीवी मैनू वापस ला दवे। मैं बड़ा परेशान हाँ। मेरा सारा कुछ 1.5 मरले की खाते 3-4 लाख को नानवाना थी। मेरे 4 अम्मी मेरी गई, मेरी बीवी गई, मेरे 2 बच्चे गए। ये बताएं कि आप क्या काम करते हैं? और मैं मेहनत मजदूरी करता थी। मैं क्या इतने दुकान की वजह तो कोई होगा वो भी ला लेंगे, मैं भी लाऊंगा। मैं बड़ा शाम को मेहनत मजदूरी करके उंदा सी। मैं क्या अल्लाह चाहिए मेरी छेती सुन ला, दुकान वेच के मैं अपने भरावां को चले जाऊंगा। उन्होंने इस दुकान की वजह तो आके गुस्से ओदी मां नूं पट्टियां पढ़ाया, जो पुत जाके उन्होंने मारिया। फिर आज ही 3-4 दिन तेनू छुड़ा लवांगे। ठीक है। ये गरीब शख्स है, इसकी ये रोदाद है कि बेदर्दी से इसके ख़ानदान को मिटा दिया इसके करीबी अजीज़ ने, जबकि यहाँ पर अहले मोहल्ला का ये कहना है कि ये इंतहाई गरीब है और इस यहाँ तक कि इस हादसे के बाद ये बीमार भी रहता है, अस्पताल में भी इसका इलाज जारी है। यहाँ के अहले इलाका ने भी इस चीज़ की अपील की आला हकाम से कि इसकी जितनी हो उसकी मदद की जाए। ताहम दूसरी जानिब जो है पुलिस ने तो मुलज़िम को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचा दिया है। उसका जो कत्ल हो गया उसका तो नेमल बदल कोई नहीं है, लेकिन मुलज़िम को कैफरे किरदार तक पहुँचा दिया है। जबकि अहले इलाका का ये कहना है कि इस गरीब की दाद रसी के लिए इक़दाम किए जाएँ। रहीम यार ख़ान के नवाही इलाके शदानी में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें भतीजे ने अपनी 70 साला दादी, 35 साला चची और 2 मासूम कज़नों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मामूली से दुकान के विरासत के प्लाट के तनाज़े पर मुलज़िम ने पहले तमाम लोगों को मशरूबात में नशावर चीज़ें पिलाईं और उसके बाद उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया और फ़रार हो गया। उसके बाद क्या हुआ? हम यहाँ पर मौजूद हैं DPO रहीम यार ख़ान इरफान सम्मो से। हम पूछते हैं कि ये किस तरह वाक़या पेश आया और फिर ये इसको कैफरे किरदार तक कैसे पहुंचाया गया? जी, ये चंद दिन पहले PS चिदानी के हदूद में ये इंतहाई दर्दनाक इंसिडेंट पेश हुआ, जिसमें 4 जो हैं फैमिली मेम्बर्स उनको ज़बह किया गया नाइफ़ के साथ।
उसमें उनकी जो मुल्ज़म है उमैर, उसकी दादी, उसकी खाला और 2 बच्चे जो कज़न्स थे जिनकी एज जो है 2 साल और 3.5 साल की एज थी, उनको भी ज़बह कर दिया। और इस इंसिडेंट के बाद मुल्ज़म ने जो बाकी मेंबरान थे फैमिली के, उनको कत्ल भी करना था। और जैसे ही पुलिस को इतला मिल गई तो पुलिस ने फौरी तौर पे मुल्ज़म उमैर को चेस करना शुरू कर दिया। और जब एक जगह पे पुलिस ने नाकाबंदी करके उसकी इंफॉर्मेशन पे ऑन टिप ऑफ रेड करने की कोशिश की, तो मुल्ज़म के जो बाकी साथी भी थे उसके साथ, उनके साथ उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। और फायरिंग के बाद जो है जो मुल्ज़म उमैर है, बाद में ये जो है ये इनकाउंटर पुलिस में मारा जाता है। तो ये एक इंतहाई दर्दनाक इंसिडेंट था जिसमें पूरी की पूरी फैमिली जो है, जिसमें छोटे बच्चे थे और उम्र रसीदा उनकी जो दादी थी, खाला थी, उनको ज़बह किया गया। जी, जराइम चाहे कैसा भी हो, लेकिन पुलिस मुतहरिक नज़र आ रही है। नाकाबंदियों में इजाफा हो गया है और मुल्ज़मान चाहे वो रहसन हों, डकैत हों या इस तरह की ऐसी वारदातों में मुलव्वस हों, तो पुलिस मुतहरिक नज़र आ रही है। और ये जो ऐसा वाक़या जो तकरीबन 4 अफराद की हलाकत के बाद पेश आया, पुलिस ने बरक़ रफ्तारी से इसको मुल्ज़मान को न सिर्फ ट्रेस किया बल्कि मुकाबले में वो मारा भी गया। मैं हूँ वारिस हैदरी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ उकाड़ा। मैं इस वक्त थाना सदर उकाड़ा के कस्बा 50-2L के उस ग्राउंड में मौजूद हूँ जहाँ पर चंद रोज़ कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाक़या ये था कि यहाँ पर एक क्रिकेट मैच हो रहा था जिसके दौरान नौजवानों में मामूली तलक कलामी हो गई। पुलिस का कहना है कि ये तलक कलामी मैच के इख्तिताम पर बाकायदा झगड़े की शक्ल अख्तियार कर गई। चंद मुल्ज़मान ने क्रिकेट के बैट और विकेटों के साथ एक नौजवान अदनान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गया। शदीद ज़ख्मी का भाई बाबुर रेहान भाई को बचाने आया तो मुल्ज़मान ने उसे भी ज़ख्मी कर दिया। दोनों को मुकामी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर शदीद ज़ख्मी अदनान ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मैं इस वक्त उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर पुलिस के मुताबिक क्रिकेट के खिलाड़ी अदनान का कत्ल हुआ। मेरे साथ मकतूल के वालिद और मुकदमा कत्ल के मुद्दई मौजूद हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। जी बुज़ुर्गों, ये बताइए कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, आपका नाम क्या है और आप काम क्या करते हैं? और मेरा नाम अली मुर्तज़ा है, मैं सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ। और ये वाक़या क्रिकेट मैदान में पेश आया और बच्चे आपस में झगड़े थे और झगड़ा ख़त्म हो गया। बच्चे वापस आ रहे थे, जब वापस आए तो मुखालिफिन के घर से पास गुजरे और उन्होंने बच्चों ने जाके बताया कि हमारा झगड़ा हो गया। उन्होंने आकर उसके वालिद ने और चाचा ने बच्चों को इधर से पकड़ा है और वापस खींच के ले जाकर इस चौक में मारना शुरू कर दिया और बैट और विकेटों से मारा है। समर ने बैट मारा है और सिकंदर रियात ने विकेट मारी उसकी अगली तरफ। और जब बैट मारा है तो वो बैट के मरने बिल्कुल लगने से उसी वक्त गिर गया बच्चा। उसके होश नहीं आया। जब हम आए तो उस वक्त बच्चा नीचे गिरा हुआ था। हमने उठाया और बच्चा हम ले गए और वो अपने घर चले गए। हम अस्पताल ले गए और वो अस्पताल जाके उन्होंने कहा कि ये शाही वार्ड है, जो बच्चा रास्ते में डेथ हो गई। जी, मेरे साथ इस वक्त एक नौजवान बाबुर रेहान मौजूद है जो मकतूल अदनान का भाई है। पुलिस का कहना है कि दौरान तशद्दुद बाबुर रेहान भी ज़ख्मी हुआ। मैं बाबुर रेहान से पूछता हूँ कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। हम ग्राउंड में खेल रहे थे तो खेलने के दौरान वो आए हैं, आके कह रहे हम खेलेंगे। तो खेलते ऐसे थोड़ी सी मुँह मारी हुई है, लड़ाई हुई है, फिर मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। मामला रफ़ा दफ़ा है, वो घर आ गए हैं। हम थोड़ी देर खेल के फिर आए हैं। जब हम आ रहे थे तो उनके घर वालों ने यहाँ से देख लिया हमें, तो उन्होंने मतलब यहाँ से देखा तो उन्होंने कहा भाई इनको पकड़ लो। जब हम जा रहे थे तो उन्होंने कहा पकड़ लो। पकड़ के उन्होंने पकड़ा है, यहाँ से गिरवान से पकड़ के अदनान को लेके गए हैं तो मारा है। समर ने पीछे बैट मारा है अदनान के और सिकंदर हयात ने विकेट मारी है। तो अदनान नीचे गिर गया था। जब मैं अपने भाई को बचाने गया तो उन्होंने मुझे मारा है। तो फिर घर वाले हैं सारे हैं तो वो भाग गए हैं। तो फिर अदनान को उठाया और हम ले गए हैं।
DH के अस्पताल में, वहाँ से रेफ़र कर दिया गया। साहिवाल लेके जाते हुए रास्ते में वफात पा गई। जी, मेरे साथ इस वक्त कस्बा 52L के रिहायशी मोहम्मद खालिद मौजूद है, जिनका कहना है कि वो भी वकूआ के चशमदीद गवाह हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। खालिद साहब, ये बताएं कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। जी, मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। तो सुबह सुबह लड़के खेलने के लिए ग्राउंड में गए, तो वो खेल रहे थे। फिर ये दूसरी पार्टी जो राफे वगैरह, समर वगैरह, वो उधर गए ग्राउंड में। उन्होंने जाके बच्चों से बोला भी इधर से तुम उस तरफ जाओ, हम इधर खेलेंगे। बच्चों ने बोला भी इधर हम पहले खेल रहे हैं, ग्राउंड बहुत बड़ा है, आप दूसरी तरफ खेल लें, ये तो 2-3 पार्टी खेल सकती हैं। वो इसी बात में उनका यानी तकरार हो गई आपस में। तो उसने क्या किया, उसको इसकी विकटें करा दी, पर इसके बाबू रियानी वगैरह की। उसने आके बोला मेरी विकटें क्यों गिराई, ऐसी आपस में झगड़ा हो गया उनका। तो मैं भी था और बच्चे भी थे, सबको रफा दफा करा दिया झगड़ा। फिर थोड़ी देर में आने लगे तो फिर थोड़ा सा उनका आपस में बातें हुई, फिर उनको रफा दफा हो गया। उसके बाद वो लड़का घर आ गया अपना, अब राफे समर वगैरह घर को आ गए। उनका घर इधर रास्ते में है। तो उधर जब ये हमारे बच्चे दूसरे बाबू रियान वगैरह इधर से आ रहे थे, तो जब उनके घर के पास से गुजरे तो उसने बोला समर रियात ने आ गए यहाँ पे, इनको पकड़ लो। तो इन्होंने हमारे साथ तू मैं क्यों की उधर। तो उधर से जब इधर आए तो उन्होंने एकदम उन पर हमला कर दिया। बैट विकटें उनके हाथ में थी, उन्हें आते ही इनको मारना शुरू किया। समर के हाथ में बैट था, उसने अदनान साथ खड़ा था, उसको पीछे मारा, बैट पिछले सर के पिछली साइड पे लगा। तो इसके सिकंदर हयात के हाथ में विकेट थी, उसने मारा, उसको इधर लगी सामने सर में। तो राफे के हाथ में विकेट थी, उसने भी मारा बाबुल रियान के। तो वो बच्चा बैट लागते ही नीचे गिर गया। तो उसको जब ये बचाने के लिए गया, रियान था, एक मेहमान था, तो फिर उन्होंने इसको मारना शुरू किया। इसका भी हाथ ज़ख्मी हुआ, मेडिकल भी है इसका। तो उन्होंने जो होने वो बोला अगर मैं जाने लगा तो बोलते तुम उधर खड़े हो जाओ, तुम्हारा भी यही हाल होगा। तो इसलिए दूसरे बच्चे भी कोई भी साथ नहीं है, भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर उसके बाद वो बच्चा गिर गया, हम उस बच्चे को उठाने लग गए ले जाने के लिए। वो मुलज़म जो है वो अपने घर चले गए। हम बच्चे को उठाया, हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने उकाड़ा सिटी में, उन्होंने बोला भी ये जो है ना इसकी हालत ठीक नहीं है, आप साहिवाल लेके जाओ इमरजेंसी में। हम साहिवाल एम्बुलेंस की साहिवाल में गए तो बाईपास पे इधर गए यूसुफ वाला के पास, उधर बच्चे के दम टूट गए। जी, मैं इस वक्त थाना सदर उकाड़ा के SHO मोहम्मद रियाज भट्टी के साथ मौजूद हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि 52L में क्रिकेट मैच के दौरान जो कत्ल की वारदात हुई है उस पर अब तक क्या कानूनी कार्रवाई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10/5/2025 को एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये गाँव है 52L, जिसमें सुबह 7 बजे बच्चे स्कूल में खेल रहे थे। खेलते खेलते इनकी आपस में लड़ाई रहती है। समर हयात वगैरह जो मुलजमान हैं, इन्होंने अदनान नामी एक बच्चे के सर पे बैट मारा। बच्चे को फ़ौरी तौर पे रेस्क्यू किया गया, अस्पताल शिफ्ट किया गया। इसी दौरान उसकी जब डेथ हो जाती है तो फ़ौरी तौर पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की और तमाम मुलजमान को गिरफ़्तार किया है। मुलजमान इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और इंशाल्लाह इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाकर इनको अदालत से सज़ा दिलाई जा रही है। बलूचिस्तान में महकमा खुराक को जो है गंदम के ज़ख़ीरा करने के लिए बनाया गया था, ताकि जो सूबे में गंदम की ज़रूरत हो तो ये महकमा जो है उस सूरत में गंदम के मुहैया कर सके। लेकिन ये महकमा जो है पिछले 2 दहाइयों के दौरान जो है वो मुबैन तौर पर करप्शन का गढ़ बन गया है और हर कुछ अरसे बाद जो है एक करप्शन की एक दास्तान यहाँ से सामने आती है। जो महकमे के काम का कहना यही है कि तकरीबन 2 दहाइयों के दौरान जो है यहाँ से अरबों रुपए की जो है गंदम चोरी की गई है, जिसमें कई अफसरान को जो है वो उसमें मुलविस पाए गए। कुछ को सज़ा भी हो सकी है, कुछ केसेस अभी तक जो है ज़ेर समात हैं। हाल ही में कुछ अर्सा पहले इसी एक गोदाम जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये कोयटा के स्पिन रोड पर वाक़ है, महकमा खुराक का गोदाम है। इस गोदाम से जो है 2080 बोरियाँ जो है वो जाली वोचर के ज़रिए मुख्तलिफ फ्लोर मिल को जो है भिजवाई जा रही थी। ज़रा इंतज़ामिया ने छापा मारा और छापे के नतीजे में वो गंदम जो है वो पकड़ ली गई और ये इस हवाले से उनके जाने से महकमा एंटी करप्शन को केस रेफ़र किया गया। महकमा एंटी करप्शन ने इसमें तहकीकात करने के बाद इस 5 मुल्ज़िमान जो हैं उनको गिरफ़्तार किया है, जिनमें इनके अफसरान भी शामिल हैं। इसी तरह का गंदम का एक चोरी का एक केस जो है वो ज़िला ज़ोब में भी पेश आया है। ज़िला ज़ोब के जो महकमा खुराक का गोदाम है वहाँ से 4885
बोरियां जो हैं वो चोरी की कर ली गई हैं। महकमा एंटी करप्शन ने उसमें भी 2 एहलकारों के ख़िलाफ़ जो है वो केस दर्ज किया है और इन दोनों केसेस में जो है तकरीबन कौमी ख़जाने को जो है वो 7 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा है। महकमा खुराक बलूचिस्तान में पिछले कुछ अरसे के दौरान जो है गंदम की चोरी के 2 केसेस सामने आए हैं, एक कोयडा में और एक ज़ोब में। इस हवाले से महकमा एंटी करप्शन जो है तहकीकात कर रही है। हम इस हवाले से इस तहकीकात के हवाले से मालूमात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन अब्दुल वाहिद काकड़। हम उनसे पूछते हैं कि इस सिलसिले में क्या तहकीकात की गई हैं। भाई साहब ये बताइएगा कि ये जो 2 केसेस हुए हैं ये इनमें क्या कितनी गंदम चोरी हुई थी, क्या केसेस हुए थे और इस पर क्या तहकीकात हुई हैं? थैंक यू नदीम भाई। बेसिकली हमें 20 तारीख़ की शाम को एक कंप्लेंट मिलती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसमें 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स उनको साइन करके देते हैं यहाँ एंटी करप्शन के ऑफिस में कि 7 गाड़ियाँ थी जिसमें लगभग 2000 बोरियाँ थी। एक लीडिंग एजेंसी के इंटेलिजेंस रिपोर्ट में उन्होंने उनको इंटरसेप्ट किया था। जब 7 गाड़ियाँ रोकी गई, उन 2 असिस्टेंट कमिश्नर ने रोकी थी, तो उनसे जब कागजात मांगे गए तो उनके पास ना कोई चालान था, ना कोई गेट पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। जब ड्राइवर्स को इन्वेस्टिगेट किया गया तो बिल्कुल उनको पता ही नहीं थी कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने जो अपने कंप्लेंट में कही कि मुतल्लिका तमाम अफसरों को फिर साइट पे बुलाया गया फूड के, उनसे पूछा गया जो उनको मुतमईन ना कर सके, ना कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर सके। तो उन्होंने जब हमें कंप्लेंट दी, हमने अपनी कंप्लेंट को इवॉल्वेट किया, हमने उस पर इंक्वायरी की, मुतल्लिका अफसरों को हमने बुलाया, उनके स्टेटमेंट्स हमने रिकॉर्ड किए। इन द मीनवाइल नेक्स्ट डे जो है डीजी फूड अथॉरिटी, डीजी फूड डिपार्टमेंट ने ख़ुद इन सारे जितने एक्यूज़ड हैं इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल भी की और उनको एक्सप्लेनेशन कॉल भी कि भाई मुझे बताए बगैर, मेरे इंफॉर्मेशन मिलाए बगैर आप लोग ये बोरियाँ आप कहाँ ले जा रहे थे। तो उन्होंने सेक्रेटरी को भी शायद उन्होंने इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट की कि ये तो गालिबन चोरी ही हो रही थी। तो इस सिलसिले में हम तमाम जो इन्वेस्टिगेशन थी हमने जब कंप्लीट की, मुतल्लिका अफसरों को हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, हमने रिकॉर्ड जब कब्जे में ले लिया तो ये चीज़ फिर उससे साबित हुआ कि ये बोरियां चोरी की जा रही थी। इसका कोई न रिकॉर्ड था, न कोई चालान था, न गेट पास था। कहाँ ले जा रहे थे तो उन्हीं को पता था। अब इसके सिलसिले में हमने एक FIR दर्ज की तकरीबन 8 अप्रैल को। इसमें हमने 4 बंदों को नॉमिनेट किया था, जिसमें 3 को हमने उस टाइम अरेस्ट किया था, एक कोयटा में शायद नहीं था, तो लेकिन उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट करा लिए। अब उनका जुडिशल उस पर चले गए और केस जो है अंडर ट्रायल है एंटी करप्शन कोर्ट में। इसी तरह जोब के केस में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे 1-2 वीडियोज़ वायरल हुए थे जिसमें बोरियों में मट्टी भरी जा रही थी। तो शायद मट्टी वाले केस उन्होंने वहाँ मुतल्लिका पुलिस ने भी कोई FIR की थी, लेकिन असल केस ये था कि इसमें जो PR सेंटर है इसमें हज़ारों बोरियां मिसिंग थी, जिसकी जो मालियत है वो 5 से 6 करोड़ पे बनती थी। उसमें ये हुआ है कि गालिबन सेक्रेटरी ने एक टीम पहले भेजी थी। जब ये हम FIR से पहले हमने रिकॉर्ड कलेक्ट किया, 3 विजिटिंग टीम्स गई थी। एक टीम ने रिपोर्ट की, 2-3 मेंबरों पे मुश्तमिल फूड डिपार्टमेंट के ही लोग थे। उन्होंने जब रिपोर्ट की तो उन्होंने रिपोर्ट की कि 1100 बोरियां मिसिंग है। तो सेक्रेटरी और DG साहब के पास जब ये रिपोर्ट आती है तो फिर एक 10-15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद एक और टीम चली जाती है। जब वो टीम एक दूसरे उनमें फिर दूसरे अफसर, जब वो टीम चली जाती तो फिर उसमें फिर 1350 बोरियां मिसिंग पाई जाती हैं। उस रिपोर्ट में वो मेंशन होता है। फिर इसके बाद 1 महीने 1.5 महीने के बाद एक और टीम चली जाती है। तो वो फिर जब रिपोर्ट कर ले तो 4500 बोरियाँ मिसिंग रिपोर्ट कर लेते और उसमें वो रिपोर्ट में क्लियर लिखता है कि हमने जब गोदाम का मुआयना किया तो इस गोदाम में बहुत सारी 100 बोरियां जो है वो मट्टी से भरी हुई थी और जो वीट अवेलेबल था उसमें हस्क और डस्ट वगैरह और मट्टी वगैरह बहुत वाज़े मिकदार में मौजूद थी, जिसका हमने फिर बाद में जब हमारी टीम गई थी FIR के बाद वो हमने उनका सैंपल वगैरह ले लिया, हमने PCSR को भेजा हुआ है मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो वो सैंपल भी आने, लेकिन अपेरेंटली वो सारी चीज़ें मान। तो इन चीज़ों के आने के बाद हमने जब अपनी इंक्वायरी की, मुतल्लिका रिकॉर्ड हमने जब कब्ज़े में ले लिया
तो वो चीज़ भी इस्टेब्लिश हुआ और इस केस में हमने इनके फूड के जो दिगर आला अफसरान हैं उसको हमने कम्बाला की मंजूरी को भी इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश कर लिया है कि ये कैसे हो सकता है कि आपके पास 3 रिपोर्टें आ रही हैं, 3 रिपोर्टें आने के बाद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। होना तो ये चाहिए था कि पहली ही रिपोर्ट जब मिसिंग की आई तो आपको फ़ौरन उसको सील करना चाहिए था और विदिन 2 to 3 डेज़ ये मसला हल होना चाहिए था। जी, महकमा खुराक बलूचिस्तान के कोयटा के गोदाम से जो है पिछले दिनों जो है वो तकरीबन 2000 से ज़ायद बोरियाँ जो हैं चोरी हो रही थी और इनको जो है यहाँ की मकामी इंतज़ामिया ने उसको जो है फौरी तौर पर पकड़ा और उसके बाद ये केस जो है एंटी करप्शन के हवाले किया। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर सदर हमजा अंजुम। हम उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसे इत्तला मिली और उन्होंने ये जो है गंदम किस तरह पकड़ी। हमजा साहब, ये बताइएगा कि ये गंदम जो है कैसे चोरी हो रही थी और आपको कैसे इत्तला मिली और आपने उस पर कैसे कार्रवाई की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि गंदम जो है वो फूड के जो गोदाम है वहाँ से निकल रही है और जिसका रेट अभी तक नोटिफाइड नहीं था और वो नहीं दे सकते थे ऑफिशियली। तो हमने उसके ऊपर रेड किया एसी सदर और एसी सिटी ने ऑन द डायरेक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर साहब। और फिर हम जब वहाँ पर पहुँचे तो 5 ट्रक जो थे वो अभी रिसेंटली निकले थे और बाकी जो थे वो ट्रक्स लोड हो रहे थे। तो हमने फिर उनसे चालान वगैरह चेक किए, उनके पास किसी के पास चालान वगैरह नहीं था। हमने उनसे इंक्वायर किया कि आप लोगों ने ये क्यों गंदम वगैरह जो है वो रिलीज़ की है, तो उनके पास कोई ख़ास जवाब नहीं था। तो हमने फिर वो सारी जो थी वो कन्फिस्केट करके जितनी भी चीज़ें थी वो रिकॉर्ड समेत एंटी करप्शन के हवाले कर दी और फर्दर इंक्वायरी एंटी करप्शन कर रही है।